नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सीमा पर भारत और चीन के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। चीन 1965 के बाद पहली बार इतना आक्रामक हुआ है कि सीमा पर उसके जवान हिंसक हो रहे हैं और वो अपनी सेना सीमा पर तैनात कर रहा है। लेकिन क्या यह मामला इतना आसान है जितना दिख रहा है? क्या चीन सिर्फ लद्दाख के गलवान वैली के लिए इतनी अकड़ दिखा रहा है या मामला कुछ और है? असल में चीन की परेशानी कुछ और है और आज हम आपको चीन की उसी परेशानी के बारे में बताएंगे। दरअसल 2014 के बाद से ही चीन की नींद उड़ी है और मोदी सरकार एक एक फैसला कर चीन के पैरों के नीचे से जमीन खींच रही है और उसके सपने की राह में रोड़ा बन रही है। दरअसल इस विवाद के पीछे बड़ी वजह है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जिसे मोदी सरकार रोकने के संकल्प से आगे बढ़ रही है और उसी का नतीजा है कि चीन की बौखलाहट सीमा पर नजर आ रही है। चीन की इस बौखलाहट को समझने के लिए आपको वक्त में जरा पीछे चलना होगा। वक्त है सन 2005 का, जब चीन ने दक्षिण चीन सागर से लेकर मलक्का स्ट्रेट, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी तक यानी कि पूरे हिंद महासागर में बंदरगाह, हवाई पट्टी, निगरानी तंत्र इत्यादि तैयार करने की योजना बनाई। हालांकि चीन हमेशा से यह कहता रहा है कि इसका उद्देश्य सिर्फ ऊर्जा स्रोतों को ढूंढना और समुद्री आवागमन की सुरक्षा करना है। लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि इसके जरिए चीन की रणनीति हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को खत्म करना है, जिससे वो युद्ध की स्थिति में भारत को घेर सके। साल बदला और चीन की ये चाल भी बदलने का वक्त आया। 2014 में चीन ने CPEC की घोषणा की। दक्षिण पाकिस्तान के ग्वादर से पश्चिमी चीन के काशगर को जोड़ने वाली ये लगभग 2500 किलोमीटर लंबी परियोजना गिलगित, पाक अधिकृत कश्मीर और बलोचिस्तान से गुजरती है। इसलिए भारत ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला घोषित किया और भारत ने मोदी सरकार के आते ही उसे मोतियों की माला और CPEC विरासत में समस्याओं के तौर पर मिली। पहले यह समझ लीजिए कि CPEC से चीन को क्या फायदे हैं और भारत को क्या नुकसान है और इसे लेकर अब मोदी सरकार की क्या रणनीति है। तो पहला यह कि अभी चाइना का तेल इंपोर्ट भारतीय महासागर से होकर श्रीलंका के पीछे से साउथ चाइना सी के रास्ते गुजरता है, जिससे कि उसे तेल के ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बहुत ज्यादा पड़ती है। अगर हालात बदले तो तेल सीधे हुर्मुज खाड़ी से ग्वादर पोर्ट के रास्ते सड़क मार्ग से चाइना पहुंच सकता है। चूंकि ग्वादर पोर्ट चाइना के सैनिक नियंत्रण में रहेगा, इसलिए सामरिक दृष्टिकोण से यह भारत के लिए काफी नुकसानदेह और चाइना के लिए काफी फायदेमंद होगा। युद्ध की स्थिति में चीन अपनी नौसेना के जरिए भारत को राजस्थान की तरफ से घेर सकता है। इसके अलावा चीन अपनी नौसेना लगाकर भारत की तेल आपूर्ति भी बंद कर सकता है। CPEC गिलगित और POK से होकर गुजरता है, इसलिए यह भारत की संप्रभुता का खुलेआम उल्लंघन है और ऐसी किसी भी स्थायी परियोजना की वजह से हमें अपने क्षेत्रों से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए 2014 से अब तक मोदी सरकार ने चीन के इस CPEC को पंक्चर करने के लिए कई कदम उठाए। जैसे मई 2016 में चीन नियंत्रित ग्वादर पोर्ट के रणनीतिक घेराव के लिए PM मोदी ने वहां से केवल 75 किलोमीटर पश्चिम में स्थित ईरान के चाबहार पोर्ट के विकास का काम शुरू किया। 2003 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट को बरसों तक UPA सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था। इसके बाद अगस्त 2016 में नीति को पूरी तरह से परिवर्तित करते हुए PM मोदी ने लाल किले से दिए अपने भाषण में बलूचिस्तान के नागरिकों का अभिनंदन किया। इस रणनीति को बनाने के लिए 40 उच्च अधिकारियों ने महीने भर मशक्कत की थी। इस रणनीति का उद्देश्य बलूचिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई को नैतिक समर्थन देना था। वैसे भी पाकिस्तान आरोप लगाता रहता है कि भारत अफगानिस्तान में मौजूद रॉ के नेटवर्क के जरिए बलोचियों को ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराने का काम करता है। बलोच की जनता भी CPEC को अपने संसाधनों की लूट मानती है। इसलिए मोदी सरकार की रणनीति है कि ग्वादर पोर्ट
बलूचिस्तान में है और अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बने तो सीपीईसी खुद से ही धराशायी हो जाएगा। आपने समाचारों में अक्सर सुना होगा कि बलोची सीपीईसी और उसमें लगे चीनी मजदूरों पर हमला करते रहते हैं। अब आइए 4 जून 2016 पीएम मोदी ने अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ मिलकर इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम का उद्घाटन किया। सनद रहे कि हम भूटान के बाद अफगानिस्तान को ही सबसे ज्यादा आर्थिक मदद करते हैं और इस मित्रता के कारण ही भारत के खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क वहां काफी मजबूत है। 2016 की आखिरी तिमाही के सितंबर महीने में पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी पर हमला किया और जब भारत इस मुद्दे पर पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग थलग करने का प्लान बना ही रहा था कि रूस ने यह कहकर भारत को जोरदार झटका दिया कि वो सीपीईसी को अपने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन प्रोजेक्ट के साथ जोड़ना चाहता है। रूस की इस नाराजगी के पीछे कारण यह था कि भारत की ओर से अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी को वैधानिकता प्रदान करना रूस के हितों के खिलाफ था, क्योंकि अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए रूस को भारत का साथ चाहिए था, लेकिन हमें अफगान में जमे रहने के लिए अमेरिका की जरूरत थी। अब आइए जुलाई 2017 पर पुतिन के दबाव में आए बिना पीएम मोदी ने रूस के बजाय इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा की। मोदी ने कहा कि भारत इजराइल के उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत वाले हथियार खरीदना चाहता है। इसके साथ ही भारत ने रूस के साथ 2016 में किए गए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के अपने करार से भी पीछे हटने के संकेत दे दिए। अपने सबसे बड़े हथियार खरीदार को दूर जाते देख मई 2018 में एक अनौपचारिक मुलाकात के दौरान पुतिन ने भारत से S-400 की खरीद को पुख्ता करने की गुजारिश की। पीएम मोदी ने शर्त रखी कि 40,000 करोड़ के S-400 की खरीद तभी संभव है जब रूस सीपीईसी पर लिए अपने स्टैंड से वापस हटे। भारत का यह दबाव काम आया और पुतिन की पुष्टि के बाद अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ S-400 की खरीद का आधिकारिक करार किया। उधर S-400 की खरीद से आग बबूला हुए अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगाने की धमकी दी, लेकिन भारत ने अमेरिका से रक्षा खरीद को 5 साल में 5 गुना बढ़ाकर खुद को एक ऐसे मार्केट की तरह पेश किया जिससे अमेरिका की ओर से एक तरफा सैंक्शंस लगाना संभव नहीं। अब वापस आते हैं अफगानिस्तान। अगस्त 2017 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर तालिबान को संरक्षण देने का आरोप लगाकर पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त दबाव बनाया। दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप ने भारत से अफगानिस्तान में बड़ी भूमिका निभाने की अपील करके भारत के लिए बिसात खोल दी। फिर सितंबर 2018 में ट्रंप ने जलमय खालिजाद को अफगानिस्तान मामले का सलाहकार नियुक्त करके आधिकारिक तौर पर 1 दशक से सोए हुए अफगानिस्तान शांति समझौते की शुरुआत की। इस समझौते के लिए तालिबान, अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान टेबल पर आए और जो टेबल पर नहीं आए थे वे थे अफगानी सरकार और भारत ने स्टैंड लिया कि वे किसी भी ऐसे टेबल पर नहीं बैठेगा जहां तालिबान जैसे किसी आतंकी संगठन का प्रतिनिधित्व हो। भारत के हिसाब से कोई भी समझौता अफगान सरकार की ओर से अफगान सरकार के नेतृत्व में ही होना चाहिए। इस स्टैंड के लिए दुनिया के विश्लेषकों ने भारत की आलोचना की, कहा कि मोदी वास्तविकताओं को नहीं समझते हैं और उन्हें तालिबान को केवल एक आतंकी संगठन समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन पीएम मोदी के मन में तो दूर की कौड़ी थी। जब इस देश में विपक्ष भी मोदी की रणनीति को नहीं भांप सकते तो विदेशी मोदी को क्या समझेंगे। 30 सितंबर 2019 ये मियाद थी अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता स्थापित होने की। तालिबान के साथ अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान टेबल पर तो बैठे, लेकिन कोई समझौता नहीं हो पाया। ट्रंप ने समझौते के फेल होने की घोषणा की और अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान में बनाए रखने की धमकी दी। अब सवाल यह है कि समझौता क्यों फेल हुआ, तो इसका छोटा सा जवाब है भारत की गैर मौजूदगी। और लंबा जवाब यह कि भारत के अफगानी सरकार और अफगानी जनता के साथ बेहद ही मधुर संबंध है। विश्लेषकों को समझ में आया कि वास्तविकता तालिबान नहीं बल्कि अफगानी सरकार का महत्व है, जिसे सही समय पर भारत के अलावा कोई और नहीं समझ पाया। एक तरफ 2001 से अमेरिका और नाटो अफगानिस्तान में बमबारी कर रहे थे, लेकिन भारत ने वहां पर विकास उन्मुख कार्य की। 2002 के बॉन समझौते के बाद से हमने अफगानिस्तान को
$3 बिलियन की सहायता की। इसमें कुछ विकास कार्य भी शामिल है, जैसे वहां के संसद भवन का निर्माण, सड़क निर्माण, डैम निर्माण, छात्रवृत्ति, मेडिकल सहायता और क्रिकेट का विकास। भारत की अफगानी जनता और सरकार में गुडविल और भारतीय एजेंसियों की अफगानिस्तान में भारी पकड़ के कारण बिना भारत को टेबल पर लिए सभी अफगानी गुटों का एकमत होना असंभव है। झुंझलाकर ट्रंप ने कहा कि भारत को एक बड़ा रोल प्ले करते हुए अफगानिस्तान में अपनी शांति सेना भेजनी चाहिए। 24 फरवरी 2020 को ट्रंप की पिछली अपील के बाद भारत और अमेरिका की एक बैकडोर वार्ता हुई। ट्रंप ने समझौते की तारीख तय की 29 फरवरी और डील साइन करने से पहले पीएम मोदी से चर्चा करने वे भारत आए। ऊपर से केम छो ट्रंप से छिपा हुआ यह कार्यक्रम दरअसल समझौते के मोल भाव का महत्वपूर्ण चरण था। 29 फरवरी 2020 को कतर की राजधानी दोहा में सारे पक्ष एकजुट होते हैं। तालिबान और अमेरिका शांति समझौते की आधिकारिक घोषणा करते हैं। अफगानी सरकार भी इसका स्वागत करती है। यहां भारत भी अपना प्रतिनिधि भेजता है। हालांकि ऊपरी तौर पर भारत ने इसका स्वागत नहीं किया। अब ये समझ लीजिए कि इस समझौते की अहम बातें क्या है। पहली ये कि अमेरिका 14 महीनों में चरणबद्ध तरीके से अपने सैनिक वापस लेगा। अफगान सरकार और तालिबान युद्ध विराम की घोषणा के अलावा बंदियों की अदला बदली करेंगे। इन घोषणाओं के सफल होने के लिए अमेरिका भारत की मदद पर काफी निर्भर है, जिसके बिना यह समझौता फिर फेल हो सकता है। इसलिए अमेरिका को भारत से मदद चाहिए। क्या? भारत की शांति सेना अमेरिका सेना की जगह ले। भारत अफगानिस्तान के नवीन संवैधानिक, जनतांत्रिक, न्यायिक और सुरक्षा ढांचे को खड़ा करे। भारत वहां की सिविल सोसाइटी जैसे कि महिलाएं, अल्पसंख्यक इत्यादि के प्रतिनिधित्व को स्थापित करे। एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। भारत अगर अफगानिस्तान शांति समझौते में अपनी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हुआ है तो उसे बदले में क्या चाहिए? कश्मीर? जी नहीं, भारत को गिलगित बाल्टिस्तान वापस चाहिए। भारत को इस क्षेत्र के पुनर्विलय में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन चाहिए। 5 अगस्त 2019 अमित शाह संसद में धारा 370 और 35 हटाने का बिल पेश करते हैं और लगे हाथ जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करके गिलगित बाल्टिस्तान को कश्मीर से अलग कर देते हैं। अब इसके पीछे की रणनीति भी समझ लीजिए। गिलगित बाल्टिस्तान को अलग करने के मायने यह है कि कश्मीर मामला नेहरू के यूएन चले जाने के बाद ज्यादा जटिल है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान का लीगल स्टेटस अपेक्षाकृत ज्यादा साफ तौर पर भारत के पक्ष में है। गिलगित के बिना हमारे लिए कश्मीर का सामरिक महत्व बिल्कुल नगण्य है, क्योंकि ये भारत के कब्जे में आ जाए तो सीपीईसी का लिंक बीच में ही टूट जाएगा। तो अब सवाल यह है कि अमेरिका को इससे क्या फायदा होगा? पहला तो यह कि अपने सैनिक अफगानिस्तान से वापस लाना ट्रंप का चुनावी वादा है और नवंबर में वहां पर चुनाव होने हैं। इससे अमेरिका की भारी बचत भी होगी। अब तक अमेरिका अफगान युद्ध पर $2 ट्रिलियन खर्च कर चुका है। इसके साथ ही सीपीईसी प्रोजेक्ट ध्वस्त होने से चीन की इलाकाई प्रभुता को भारी नुकसान पहुंचेगा, जो अमेरिका के भी हित में है। अब सवाल यह कि रूस को क्या मिलेगा? तो अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलना रूस के लिए दूरगामी तौर पर लाभदायक है। रूस की अर्थव्यवस्था गिर कर 12वें स्थान पर पहुंच गई है, इसलिए उसे आर्थिक बल चाहिए और वो उसे भारत हथियारों की खरीद बढ़ा कर देगा। और फिलहाल राजनाथ सिंह ने रूस जाकर कई हथियारों का सौदा भी किया है। तो असल कहानी यह है कि अपने सीपीईसी और भविष्य के उपनिवेश पाकिस्तान को हाथों से जाते देख चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। नतीजा यह कि उसने लद्दाख बॉर्डर पर भड़काऊ गतिविधियां शुरू की हैं और नेपाल को भड़काया है। दोनों जगह उसे एक हफ्ते में ही मुंह की खानी पड़ी। अभी नेपाल का हाल यह है कि वहां सरकार गिरने के मुहाने पर खड़ी है और वहां जनता और पार्टी में ही विद्रोह हो गया है। अब अभी हो रही इन घटनाओं का बिग पिक्चर समझे। चीन से समझौता कैसे होगा? तो कोविड सोर्स की जांच में भारत न्यूट्रल रहेगा, जैसे कि अभी तक वो है। दुनिया भर में चीन के खिलाफ बढ़ रहे दबाव के बीच भी भारत वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करेगा। BRI परियोजनाओं के दूसरे प्रोजेक्ट्स में भारत सम्मिलित हो सकता है। इन संभावनाओं पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बात 2018 के वुहान के रहस्यमयी अनौपचारिक मुलाकात के दौरान हो चुकी है और फिलहाल की घटनाएं मात्र आखिरी रस्साकशी है। आपने गौर किया होगा कि भारत ने बागनशिप के तौर पर मीनाक्षी लेखी के साथ एक और बीजेपी सांसद को ताइवानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भेजा था। अगर भविष्य में घटनाक्रम में कोई भीषण परिवर्तन नहीं आया तो 2024 तक गिलगित बाल्टिस्तान भारत का होगा। अब आप कहेंगे तो क्या पाकिस्तान चुप रहेगा?
पाकिस्तान के पास तो परमाणु हथियार है। इन सब के बीच पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा? क्या पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं छेड़ देगा? तो इस फील्ड सेटिंग में पाकिस्तान बिल्कुल अकेला और कमजोर होगा, क्योंकि दुनिया के बड़े मुल्क उसके नहीं, भारत के साथ हो। अब इस फिल्म के किरदारों पर भी एक नजर डाल लीजिए। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी टफ नेगोशिएटर की भूमिका में है, अजीत डोवाल जिनकी गहरी जमीनी समझ है, एस जयशंकर चीन विशेषज्ञ है, अमित शाह घरेलू राजनीति के विशेषज्ञ है और जनरल बिपिन चंद्र रावत जो कि समस्त सेना के अध्यक्ष हैं। तो इन किरदारों ने मिलकर यह सारी पिक्चर तैयार की है और इस पिक्चर में चीन, इस चक्रव्यूह में चीन ऐसे फंसा है कि वो समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे बाहर निकले, और उसकी अपनी जो बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है उसका, वो उसके हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा है। और पाकिस्तान जो एक औपनिवेश कंट्री बनाना चाह रहा था, वो भी उसके हाथ से जाती हुई उसे दिख रही है। इसलिए चीन दिल मिलाया हुआ है। यह है असल वजह। यह विश्लेषण हमारे एक साथी मुकेश कुमार ने किया है और उस मुकेश कुमार के विश्लेषण को ही इस वीडियो के जरिए हम आपके सामने रख रहे हैं। ये खबर आपको, ये वीडियो, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ये जो मोदी का माइंड गेम है ये उनके विपक्षियों को पता चल सके कि मोदी इतने दिनों से क्या कर रहे हैं और कैसे चीन को घेर रहे थे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।